बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डिस्कस करना है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे गैस को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, उसकी चंद एक हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंगे। फिर जो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे ना, उसमें बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सॉलिड, लिक्विड और प्लाज्मा में भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो टाइप्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर में कंफ्यूज हो जाते हुए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, और दूसरा क्या है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, पहले इसको देख लेते हैं। पहले हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैटर में। टाइप्स ऑफ मैटर में क्या है, मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो आपके पास जगह घेरे और वज़न रखे उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब मैटर को हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन हमारे पास है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, और दूसरी हमारे पास क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड द अदर वन इज़ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सेपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सेपरेशन, इसको भी हम समझ लेते हैं फिजिकल सेपरेशन क्या है। यानी मैटर को फिजिकल सेपरेशन की बेस पे आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एंड द सेकंड वन इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब फिजिकल सेपरेशन क्या है, ऐसी सेपरेशन जिसमें मैटर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहे, कंपोजिशन रिमेन्स सेम। कंपोजिशन का आप कह सकते हैं सेम भी लिख सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बीकर है, ये इसमें हमने वाटर डाल दिया, और ये इसके अंदर हमने लेट्स सपोज सैंड डाल दिया, रेत। इसमें एक वाटर है और ये इसमें क्या है, सैंड है, जिसको आप कहते हैं रेत, SiO2। अब ये हमने बीकर में ले लिया है। अगर हम इसको हीट करें, अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, अगर हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, जो वाटर है इसमें वो वेपर की शक्ल में अलहदा हो जाएगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। अब जो वाटर इसमें से निकल रहा है, वो जो वेपर उसके बन रहे हैं, उन वेपर्स को आप दोबारा क्या कर लें, कंडेंस कर लें, यानी दोबारा उसमें से आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लें। तो वाटर इसमें से क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। पीछे क्या बच जाएगी आपके पास, बीकर में खाली सैंड बच जाएगी। अब देखें हमने क्या किया, पानी और रेत को हमने गर्म किया। गर्म करने के नतीजे में पानी उसमें से अलग हो गया और रेत उसमें से क्या हो गया, सेपरेट हो गई है। यानी वाटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। ये बीकर में भी H2O ही था। अब जब ये सैंड में था, जब सैंड के साथ मिक्स था, तो सैंड से जब ये वाटर अलग हुआ है तब भी ये H2O ही रहा है। मतलब हमने इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं की, हमने सिर्फ उसकी फिजिकल ज़ाहिरी तौर पर हमने उसको क्या किया, अलहदा किया। इस तरह देख ले, रेत जब ये पानी में मिक्स थी रेत, तब भी ये SiO2 थी। जब हमने वाटर को हीट किया, एवेपोरेट किया, जो पीछे जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा SiO2, तब भी वो क्या कहलाएगा, रेत कहलाएगा। यानी हमने उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं किया। तो मैटर की जब आप फिजिकल सेपरेशन करें, कौन सी सेपरेशन करें आप, फिजिकल सेपरेशन। मैटर की आपने कौन सी सेपरेशन करनी है, फिजिकल सेपरेशन। तो फिजिकल सेपरेशन के दो ऑप्शन होंगे, या तो उसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल होगी जिस तरह हमने वाटर और सैंड के एग्जांपल लिए, या उसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो जब इसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल होगी तब आप कहेंगे मैटर को इम्प्योर है। इसमें मैं लिख देता हूँ फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है। इधर इस टिक से मुराद है कि इसकी मैटर की जब फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल हो, फिजिकल सेपरेशन में उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जिस तरह ये देखें H2O ही रहा है, सैंड हमारे पास सैंड ही रही है।
तो अगर उसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है तब मैटर आपका क्या होगा, इम्प्योर। इम्प्योर मैटर के लिए फिर हम टर्म यूज़ करेंगे मिक्सचर। क्या टर्म हम यूज़ करेंगे, मिक्सचर। आगे फिर मज़ीद इसकी दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। दूसरा आ रहा है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होगा, जिसमें उसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल ना हो। अब आप इसके एग्जांपल ले लें वाटर की, H2O। हमारे पास वाटर अगर सॉलिड हो तो ये क्या होगा, हमारे पास आइस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, तब भी ये रहेगा तो H2O ही ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसको हीट करते हैं लेट्स सपोज, तो ये भी किस में रहेगा, H2O, लेकिन अब ये किस फॉर्म में चला जाएगा, गैसेस। मतलब ये उसके क्या बन जाएंगे, वेपर। यानी वाटर की आप मज़ीद फिजिकल सेपरेशन नहीं कर सकते, H2O की फिजिकल सेपरेशन नहीं कर सकते। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको हीट करेंगे ना, हीट करने के नतीजे में ये H2O ही रहेगा। लिक्विड फॉर्म में भी क्या रहेगा, H2O। गैसियस फॉर्म में भी या वेपर फॉर्म में भी ये क्या रहेगा, H2O रहेगा। तो इस सूरत में हाल में हम कहेंगे जब आप मैटर की फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल ना हो तब वो मैटर आपका क्या होगा, प्योर होगा। क्या होगा जी, प्योर होगा। और उसको आपने नाम देना है सब्सटेंस का। उसको आपने नाम क्या देना है जी, सब्सटेंस का नाम देना है। तो मिक्सचर की हमने क्या मिसाल ली थी, H2O प्लस SO2। इसकी हमने फिर फिजिकल सेपरेशन की, फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल थी तो ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ये देखें, H2O, चाहे वो आइस की शक्ल में हो, चाहे वही H2O आपके पास किस शक्ल में हो, लिक्विड शक्ल में हो, चाहे वही H2O आपके पास किस शक्ल में हो, गैसियस फॉर्म में हो, आप इसको मज़ीद सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये आपकी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। क्या है जी, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जी सब्सटेंस। क्या टर्म हम यूज़ करते हैं, सब्सटेंस। दोबारा सुन लें, स्टेट्स ऑफ मैटर से पहले हमने किस चीज़ को समझा, टाइप्स ऑफ मैटर। किसको हमने डिस्कस किया जी, टाइप्स ऑफ मैटर, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि स्टेट्स ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर दो डिफरेंट चीज़ें। तो टाइप्स ऑफ मैटर में आपने डिस्कस करने मैटर की फिजिकल सेपरेशन। किसको डिस्कस करना है, मैटर की फिजिकल सेपरेशन। अगर मैटर की फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है तब आप कहेंगे मैटर इज इम्प्योर। और इम्प्योर मैटर के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, मिक्सचर। फिजिकल सेपरेशन की क्या पहचान है कि चीज़ों को जब आप सेपरेट करें उसकी कंपोजिशन सेम रहे। कंपोजिशन को आप मज़ीद आसानी के लिए कह सकते हैं इंटरनल मेकअप, यानी उसको जो बनाने वाली चीज़ें हैं, इंटरनल मेकअप, या इसको कह सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स, यानी उसको जो बनाने वाली चीज़ें हैं ना उनमें कोई तब्दीली ना आए। तो इसका जो इंटरनल मेकअप है या कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स अगर सेम रहें तो मतलब उसकी कंपोजिशन सेम है। तो ऐसी सेपरेशन जिसमें उसकी कंपोजिशन सेम रहे, उस सेपरेशन को आपने कहना है फिजिकल सेपरेशन। और मैटर की फिजिकल सेपरेशन शो करके वो मैटर आपके पास क्या होगा, इम्प्योर होगा। इसकी फिर हमने एग्जांपल ले ली वाटर और सैंड की। इसको आपने हीट किया, वाटर इवेपोरेट हो गया वेपर में, वेपर फॉर्म में भी आपके पास क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। इसी तरह फिर उसमें से सैंड सेपरेट होगी, सैंड भी जब इस बीकर में से अलग हो जाएगी तब भी ये SiO2 रहेगी। यानी इसकी आपने फिजिकल सेपरेशन की, केमिकली उसकी कंपोजिशन जो इंटरनल मेकअप क्या रहा है वही रहा है। तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल है। इसी तरह आप कह सकते हैं एयर, एयर भी आपके पास क्या है, मिक्सचर है। तो एयर में से जो गैसेज हैं उसको सेपरेट करने के लिए आप उनको क्या करते हैं, लिक्विफेक्शन उसको मेथड को कहते हैं। यानी गैसेस को लिक्विड फॉर्म में आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन। ये नोबल गैसेस में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैटर की फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल ना हो, मिसाल के तौर पर हमने प्योर H2O लिया था, तो H2O को आइस फॉर्म में आपने लिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट करेंगे तो ये आइस से मेल्ट होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी लिक्विड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। यानी उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई,
ये देखें H2O H2O H2O, कंपोजिशन उसकी वही रहेगी और मज़ीद आपने देखें उसकी फ़िज़िकल सेपरेशन भी पॉसिबल नहीं हुई। H2O का H2O ही रहेगा, इसको मज़ीद आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो H2O है, ये आपके पास प्योर फार्म ऑफ मैटर है, और प्योर फार्म ऑफ मैटर के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, सब्सटेंस यूज़ करते हैं। आगे भी हम देख लेते हैं कि सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद फिर हम आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, ताकि ये आपकी बेसिक कवर हो जाए। तो इसको भी आप नोट कर लें। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे फिर हम डिस्कस करते हैं इसके कि ये सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। तो मैटर, ये हमारे पास दो टाइप्स थी। एक हमारे पास है जी सब्सटेंस, दूसरा हमारे पास क्या है जी, मिक्सचर। सब्सटेंस के लिए आपने क्या कहा था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर के लिए आपने क्या कहा है जी, ये अभी हमने डिस्कस किया है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सेपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सेपरेशन। हमने किस बेस पे इसको सेपरेट किया है, फिजिकल सेपरेशन की बेस पे। आगे हमने क्या करना है, इसकी फिर मज़ीद टाइप्स देखनी है। मिक्सचर की फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनस मिक्सचर और इसकी होती है हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, होमोजीनस मिक्सचर। इसकी मिसाल क्या है, आपके पास एयर है। आ गया है हेट्रोजीनस मिक्सचर, जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो, मिसाल के तौर पर पानी के अंदर आप रेत डाल दें, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं सब्सटेंस की। इसके आगे फिर मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक को हम कहेंगे एलिमेंट, दूसरे को हम क्या कहेंगे जी, कंपाउंड। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। अगर सब्सटेंस, वो जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, उसकी केमिकल आपने क्या करनी है, डिकम्पोजिशन या केमिकल सेपरेशन कह लें, केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन से मुराद है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स, वो अपनी नेचर तब्दील कर जाएं, वो अपनी नेचर क्या कर जाएं, चेंज कर जाएं। कैसे चेंज कर जाएं, इसको भी हम समझ लेते हैं। यानी अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन आपने आगे करनी है, फिजिकल तो सेपरेशन अब ज़ाहिर सब्सटेंस की नहीं होती, ये जहन में रखिएगा, सब्सटेंस की फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, ये आपने पॉइंट नोट कर लेना है। सब्सटेंस की फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो आगे उस सब्सटेंस की आप क्या करेंगे, केमिकल सेपरेशन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन करेंगे। केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब उसको जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, उसको आपने देखना है कि वो चेंज हो रहे हैं या वो चेंज नहीं हो रहे। अगर उनकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो, तो इसके लिए मैं टिक का निशान लगा रहा हूँ, तो उसको आप क्या कहेंगे, कंपाउंड। अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो, तब आप उसको क्या नाम देंगे, एलिमेंट का नाम देंगे। दोबारा सुन लें, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस, अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो, तब आप उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड। अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, एलिमेंट। अब हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये हमारे पास है, लेट्स सपोज 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। ये देखें, अब इस सोडियम क्लोराइड की जो कंपोजिशन है वो क्या है, एक सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल, और दूसरे हमारे पास है उसके पास क्लोरीन गैस। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। अब तो पहले ये देखें आया कि इसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि सब्सटेंस की ये शर्त है, उसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेल्ट ही कर सकते हैं ना। अब सोडियम क्लोराइड का मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोडियम क्लोराइड को हीट करोगे, हीट करने के बावजूद भी ये रहेगा तो NaCl ना, मतलब उसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल सेपरेशन में। आप क्या करें, इसी NaCl को या तो आप डिज़ोल्व कर दें वाटर में, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको आप क्या कर दें, मेल्ट कर दें। सोडियम क्लोराइड को आप क्या कर दें, मेल्ट कर दें। यानी कोई भी चीज़ है जिसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल ना हो, उस सैंपल को आप क्या कर दें, मेल्ट कर दें, या उसको किस में डिज़ोल्व कर दें, वाटर में। अब आप उसको मेल्ट करने के बाद उसमें से क्या गुजारें, इलेक्ट्रिसिटी। क्या गुजारें जी,
इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ही आप उसमें से बिजली गुजारेंगे ना, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो NaCl है, ये आगे ये आपने लेट्स सपोज ये इसको आपने मेल्ट कर दिया, ये NaCl था, इसको आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, ये अपने आयंस में लेट्स सपोज कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने इसमें से क्या गुजारनी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आप उसमें गुजारेंगे तो इसमें होगा क्या, जो इसमें क्लोराइड आयंस है ना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेटल है सोडियम, ये इनको गेन कर लेगी, ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगी। गौर से देखें, जब हमने NaCl की मोल्टन फार्म लिया, मोल्टन फार्म लेने के बाद हमने उसमें से क्या गुजारी, बिजली गुजारी। बिजली गुजारने के नतीजे में ये NaCl अपने कंपोनेंट्स में टूट चुका है, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। देखें NaCl अब किस में टूट चुका है, अपने कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स में। उसको बनाने वाली एक सोडियम मेटल थी, ये देखें, और दूसरा उसको बनाने वाली क्या थी हमारे पास, क्लोरीन गैस थी। यानी इसकी अब केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स में तब्दील हो रहा है। तो इसका मतलब NaCl आपके पास क्या होगा, कंपाउंड होगा। NaCl कंपाउंड भी है और साथ साथ ये आपका सब्सटेंस भी है। अब देखें आगे, आपके पास क्या ऑब्टेन हो गया, सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल को आप क्या करें, अब हम ये देखना चाहते हैं कि मज़ीद आया कि इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है कि नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, Na को मेल्ट करेंगे, वो तो मोल्टन फॉर्म में पहले ही होगी सोडियम मेटल। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी सोडियम मेटल में से क्या गुजारेंगे, इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, तब भी ये रहेगी सोडियम मेटल। यानी आगे इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, एलिमेंट। तो ये जो आपके पास सोडियम मेटल है ना, ये किसके आगे टाइप है, एलिमेंट की टाइप है। दोबारा सुन लें, मैटर फिजिकल सेपरेशन करें, अगर फिजिकल सेपरेशन उसकी होती है तो वो आपके पास होगा मिक्सचर, और उसको हम कहेंगे इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर उसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तब आप उसको क्या कहेंगे, सब्सटेंस, और उसको हम क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। फिर उसी सब्सटेंस को प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के आपने क्या करनी है, केमिकल डिकम्पोजिशन। अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है तो इसका मतलब वो आपके पास कंपाउंड होगा। क्या होगा जी, कंपाउंड। और उसमें वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब वो अपने बनाने वाले बुनियादी अज्जा में टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर NaCl, आगे हमने इसमें से इसको मेल्ट करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी और ये अपने बनाने वाले एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। ये देखें, सोडियम और ये क्लोरीन। मज़ीद इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसी वजह से हमने NaCl को क्या नाम दिया, कंपाउंड। क्यों नाम दिया, क्योंकि इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास जो उसके अज्जा हासिल हुए, मिसाल के तौर पर सोडियम, तो सोडियम को हमने मज़ीद क्या कि इसमें से मज़ीद बिजली गुजारी तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो मतलब सोडियम की आप केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनकी आप केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो ये जो सारी डिस्कशन थी ये किसके बारे में थी, ये थी बेसिकली टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, जो कि क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैटर भी बेसिकली समझना लाजमी था, इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती हैं टाइप्स ऑफ मैटर में। स्टेट्स ऑफ मैटर को टाइप्स ऑफ मैटर समझ लेते हैं, हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैटर से। इसी वजह से इसके बारे में बेसिक्स इसको समझना ज़रूरी था। अब हम अपने मेन उस पर आ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। स्टेट्स का क्या मतलब है जी, फिजिकल अपीयरेंस से मुराद ज़ाहिरी तौर पर मेटल किस शक्ल में नज़र आ रहा है। तो मैटर की फिजिकल स्टेट्स 4 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो फिलहाल अभी जो हम डिस्कस करेंगे इन 2 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, गैस और प्लाज्मा। जनरली इनके हम खसूसियात देख लेते हैं, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न होगा ना, इसमें हम गैसेस को लेंगे और आखिर में किसको डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या। अब हम जानते हैं जो हमारे पास मैटर है वो बेसिक यूनिट्स पर मुश्तमिल है। किसके ऊपर, बेसिक यूनिट्स पर। उसको आपने क्या नाम दिया था, एटम का नाम दिया था। हमारे पास जो मैटर है वो किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, बेसिक यूनिट्स, जिसको आपने क्या नाम दिया था, एटम का। इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर दिया, डेमोक्राइटस
के बारे में कि उसने एटम के बारे में क्या बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, अब है क्या, मिसाल के तौर पर अगर मैटर को बनाने वाले जो ये एटम है ये बिल्कुल क्लोज हों, अब यही एटम ये थोड़ा सा अगर डिस्टेंस के ऊपर हो, ये देखें, अब यही एटम है ये मजीद ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो, एक ये है, ये भी मैटर है, ये भी क्या है जी, मैटर है, और ये भी लेट्स सपोज क्या है आपके पास, मैटर है। देखें इधर इस मैटर को जो बनाने वाले जो बुनियादी जो बेसिक यूनिट्स हैं वो बिल्कुल करीब हैं, करीब होने की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, तो इसको आप कहेंगे सॉलिड। इस तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर को आप क्या कहेंगे, सॉलिड। आगे देखें, इसको भी बनाने वाली जो बेसिक यूनिट्स हैं वो हैं करीब लेकिन थोड़ा सा माइनर सा उसमें डिस्टेंस आ रहा है, इसमें अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी वीक हो जाएंगी इनके निस्बत, तो इनको फिर हम क्या नाम देंगे जी, लिक्विड का। क्या नाम देंगे जी इनको हम, लिक्विड का। इसमें आ जाए, इसको जो उनके बनाने वाले बुनियादी जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, वो लिक्विड और सॉलिड इन दोनों की निस्बत डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इस चीज़ को फिर हम क्या नाम देंगे जी, गैस का। इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे जी, गैस का। इसी से फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। अब देखें सॉलिड की फिर मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं जी, 2 टाइप्स। किस बेस पे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सॉलिड के आगे कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, किस बेस पे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बेस पे। अब ज़रा कैसे, इसी को ज़रा समझिएगा। ये देखें, ये मैं सॉलिड बना रहा हूँ, ये देखें, इसमें जो आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम नज़र आ रही है ना वो रेगुलर है, वो क्या है जी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब यही सॉलिड है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूँ इसी को, लेट्स सपोज ये देखें, इसमें भी है अरेंजमेंट ऑफ एटम, इसमें जो आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम नज़र आ रही है ना वो आपके पास क्या होगी, इर्रेगुलर। क्या होगी वो, अरेंजमेंट ऑफ एटम इर्रेगुलर होगी। यानी सॉलिड की फिर कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, या तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो, रेगुलर हो, या अरेंजमेंट ऑफ एटम उसमें क्या हो, इर्रेगुलर हो। अगर उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम रेगुलर है तो उसके लिए आप कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहेंगे जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहेंगे उसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम इर्रेगुलर है तब उसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। क्या टर्म आप यूज़ करेंगे जी, एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम की बेस पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ एटम इज रेगुलर, दीज आर टर्म्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। द सॉलिड्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ एटम इज इर्रेगुलर, ये देखें कोई रेगुलरिटी आपको नज़र नहीं आ रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। ये हम सॉलिड के देख लिए। उसके बाद लिक्विड और गैस के लिए एक और टर्म यूज़ होती है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट के लिए, वो होती है उसकी टर्म, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी क्या है ये देख लें। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं या फिर उसके ऊपर क्या लगाएं, प्रेशर लगाएं, और बदले में वो क्या शो करे, मूवमेंट शो करे। आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं या क्या लगाएं, प्रेशर लगाएं, उसके नतीजे में वो चीज़ क्या शो करे जी, मूवमेंट शो करे, तब आप उस चीज़ को नाम देंगे फ्लूइड का। क्या नाम देंगे जी, फ्लूइड। और उसकी ये जो एबिलिटी है मूव करने की प्रेशर या फोर्स के नतीजे में, उसको आप क्या कहेंगे जी, फ्लूइडिटी। अब हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है 1000 kg गैस, लेट्स सपोज 1000 kg आपके पास है लिक्विड, 1000 kg आपके पास क्या है जी, सॉलिड। अब देखें 1000 kg या 1 टन आपके पास सॉलिड है, 1000 kg आपके पास लिक्विड है, 1000 kg आपके पास क्या है, गैस है। अब देखें अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये जो सॉलिड है 1000 kg, इसके मूव करने के चांसेस नहीं है, इसके मूव करने के चांसेस
नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, तो इसके मूव करने के चांसेस मौजूद हैं। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल वैसे भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन मज़ीद अगर आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं जिसको प्रेशर कहा जाता है, तो इसके भी मूव करने के चांसेस हैं। तो इस बेस पे आप कह सकते हैं आपके लिक्विड और ये जो गैस है ना, ये दोनों फ्लूइड हैं। फ्लूइड की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक क्या है आपके पास, लिक्विड है, और दूसरा आपके पास क्या है जी, गैस है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं कि लिक्विड ही फ्लूइड है, हालांकि ऐसा नहीं है। बेसिकली जो चीज़ फोर्स या प्रेशर के नतीजे में मूवमेंट शो करे उसको फ्लूइड कहते हैं। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। के सॉलिड के ऊपर फोर्स लगे वो मूवमेंट शो नहीं करेगा, लिक्विड के ऊपर फोर्स लगे या गैस के ऊपर वो मूवमेंट शो करेंगे। तो आपके पास लिक्विड और गैस क्या है, फ्लूइड है, और इसकी जो खसूसियात इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम इसके आगे मज़ीद चंद एक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इनकी कि क्या प्रॉपर्टीज़ है। ये आसान है, स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है। ये अगर आपको समझ आ गया ना तो आगे आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा, फर्दर डिस्कशन। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, किन की, इधर आप ले लें गैस ले लें, इधर आप किसकी प्रॉपर्टीज़ ले लें, लिक्विड की या सॉलिड की ले लें, आपकी मर्ज़ी। इधर हम लिक्विड की ले लेते हैं, इधर हम प्रॉपर्टीज़ किसकी ले लेते हैं, सॉलिड की। अच्छा जी, अब आप जानते हैं कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो इसी वजह से इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये देखें, अगर हम ये इस तरह ले लें ना, ये हो गया गैस के मॉलिक्यूल, तो इनके दरमियान आपको डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आएगा। अगर हम इसकी बात करें लिक्विड की, तो इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा सा क्या होते हैं, करीब करीब, क्या होते हैं, थोड़ा सा करीब करीब। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। क्या होगी जी, स्ट्रांग होगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, ये देखें, इसमें अब जो उसके बेसिक यूनिट्स थे जो उसको बनाने वाले, वो बिल्कुल करीब करीब थे, इसी वजह से इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांगेस्ट है। वो क्या है जी, स्ट्रांगेस्ट। अच्छा जी, दूसरी बात, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी। उसके बाद हम बात कर देते हैं इनके वॉल्यूम की। गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की डेफिनेशन सुन लें, किसी भी चीज़ की जगह घेरने की सलाहियत। वॉल्यूम को कह सकते हैं आप स्पेस, ऑक्यूपेशन, या स्पेस, या इसकी बजाय आप कह सकते हैं प्लेस, ऑक्यूपाइड बाय मैटर। मैटर से मुराद सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो जितनी जगह घेर रहा है वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब देखें गैस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता। एक तो ये है कि जिस सिलेंडर के अंदर होंगी वही उसे क्या होगा जी, वॉल्यूम होगा। अब सॉलिड का वॉल्यूम क्योंकि वो बिल्कुल एक जगह फिक्स्ड है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहे, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। क्या होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और इनकी जो शेप है, जो ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आ रहे हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इनकी शेप भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। गैसेस का वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। गैस को जिस सिलेंडर में डाल दोगे वो उसी का उसका वॉल्यूम बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये बड़ा सिलेंडर, इसका वॉल्यूम ये है। अब मैं सिलेंडर छोटा ले ले तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। अब देखें गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया है, इधर भी उसको बनाने वाले वही मॉलिक्यूल हैं, इधर भी उसको बनाने वाले वही बेसिक 4 मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज। यानी इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंटेनर पे डिपेंड कर रहा है कि किस पे ले रहे, तो शेप भी इस हिसाब से क्या होगी, चेंज होगी। शेप क्यों चेंज होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो रैंडम मूवमेंट है, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, वो आपस में भी टकरा रहे होते हैं और कंटेनर से भी टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेप फिक्स्ड नहीं रहती। इसी तरह लिक्विड है,
लिक्विड की भी जो शेप है ना ये फिक्स्ड नहीं होगी, फिक्स्ड नॉट, इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। इसको जिस बर्तन में डाल देंगे ना लिक्विड को, बर्तन में, वेसल में, कंटेनर में, वही उसकी क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, फिक्स्ड हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी, शेप की बात होगी। आगे मजीद और इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज इनकी हम डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा इसको हम बना भी लेते हैं। अब देखें, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। गैस में देखें डिस्टेंस क्या है, मॉलिक्यूल में ज़्यादा है। लिक्विड में डिस्टेंस ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा कम है, बीच में सेपरेशन। सॉलिड में तो बिल्कुल भी सेपरेशन, उनके दरमियान डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पास क्या हो गया जी, सॉलिड हो गया। अब देखें, ये आपके पास गैस है, ये लिक्विड है, ये आपके पास क्या है जी, सॉलिड है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं, इस गैस के ऊपर जिस कंटेनर में बंद है, तो फोर्स अप्लाई करूंगा, या मिसाल के तौर पर आपके पास कोई क्या है, ट्यूब है, जिस तरह हम साइकिल या मोटरसाइकिल ले लेते हैं, उसकी ट्यूब ले लेते हैं, उसकी ट्यूब के अंदर आप हवा भर दें, क्या भर दें, एयर भर दें। हवा को भर दें तो आप अगर ट्यूब को इस तरह प्रेस करेंगे ना, इस तरह से कंप्रेस करेंगे, तो उसके अंदर आपको फील होगा जैसे आपका हाथ भी उसके साथ कंप्रेस हो रहा है, वो ट्यूब इस तरह दब जाएगी। क्यों दब जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस जितनी भी हैं ये क्या हैं, कंप्रेसिबल है। गैसेस क्या हैं, कंप्रेसिबल है। लिक्विड भी कंप्रेसिबल हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ना होने के बराबर। जो आपके पास सॉलिड है, ये देखें, अब ये देखें, मिसाल के तौर पर मैंने बोर्ड मार्कर पकड़ा हुआ है, इसको देखें, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, इसमें कंप्रेशन नहीं है, नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड आपके पास क्या है जी, नॉन कंप्रेसिबल। ये कंप्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली मॉलिक्यूल के दरमियान या एटम्स के दरमियान स्पेसेस को। गैस में स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड में स्पेसेस हैं लेकिन वो जगह, वो स्पेस कम है, इसी वजह से वो लेस कंप्रेसिबल है। सॉलिड्स में आपको बीच में कोई जगह नज़र नहीं आ रही, इसी वजह से वो आपके पास क्या है जी, नॉन कंप्रेसिबल। इसी स्पेस की वजह से एक और हम इसमें टर्म देख लेते हैं, डेंसिटी। गैसेस को हम कहते हैं डेंसिटी, जो इनकी लीस्ट है, इनकी डेंसिटी क्या है, लो है। सॉलिड की डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। अब डेंसिटी को समझने से पहले एक और चीज़ समझ लें, वेरी कॉमन एग्जांपल। लेट्स सपोज आपके पास वेट है कोई, पहले तो आप ये समझ लें डेंसिटी है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। मैस और वॉल्यूम के दरमियान एक रेशियो, इसको हम सिंपली भी समझ लेते हैं, और ये एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म भी हम समझ लेते हैं। ये क्या होती है, रिलेटिव टर्म ये होती है कि आप उस चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे आपको वैल्यू का पता नहीं चलेगा। एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होती है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू वो हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम कहते हैं 12 चीज़ों का एक दर्जन है, 12 चीज़ों का क्या है, एक दर्जन। यानी ये जो 12 चीज़ों का एक दर्जन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। चीज़ें कोई भी हो, उनका वज़न कोई भी हो, चाहे 10 किलो हो, 20 किलो, 30 किलो, अगर उनकी तादाद 12 है ना, तो आप उसको क्या कह देंगे, एक दर्जन। यानी ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। 12 चीज़ों का एक दर्जन कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब डेंसिटी का एक रिलेटिव वैल्यू है, ये किस तरह, इसको हम समझ लेते हैं। हम कहते हैं ना बाज़ का कि पानी है वो ज़्यादा भारी है, या हम कहते हैं वो नहीं है। यानी ये जो डेंसिटी है उसकी, इधर मैं लिख देता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी चीज़ के अंदर उसकी हैवीनेस, हैवीनेस का मतलब क्या है, भारीपन, या उसकी लाइटनेस, मतलब कितना वो चीज़ हल्की है, हल्कापन। डेंसिटी बेसिकली इन दो चीज़ों को कवर करेगी, किसी भी चीज़ का भारीपन और किसी भी चीज़ का हल्कापन। अब इसको ज़रा समझिए, मेरे पास वेट है कोई, मेरे पास वो है जी 5 kg,
मेरे पास वेट क्या है जी 5 kg। इसको यूँ समझ लें, ये जो मैंने डस्टर उठाया हुआ है ना, इसका वेट कितना है जी 5 kg है। अब इसी डस्टर को अगर मैं एक फिंगर से, एक उंगली से उठाऊंगा तो मैं ये क्या कहूँगा, ये भारी है। इसी वेट को अगर मैं एक फिंगर से उठाऊंगा ना तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, हैवी है, हालांकि वेट वही है। अब इसी वेट को अब मैं पूरे हाथ से उठा रहा हूँ, ये देखें पूरे हाथ से उठा रहा हूँ, पूरे हाथ से, वेट वही है। तब आप कहेंगे इसका वेट जो है ना वो क्या हो चुका है, लाइट हो चुका है, हल्का हो चुका है। यानी वेट मतलब मैस मैंने उसका क्या रखा है, कांस्टेंट। अब उसके साथ उसकी जो जगह घेरने की एबिलिटी है उस वेट की, जब मैंने कहा है एक फिंगर, तो एक फिंगर मतलब वॉल्यूम कम होगा। तो जब मैंने कहा पूरा हाथ, उसका क्या होगा, पूरे हाथ में उसका वॉल्यूम ज़्यादा। जब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो उस चीज़ का भारीपन कम हो गया। जब मैंने वॉल्यूम कम कर दिया उस चीज़ का भारीपन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी भारीपन और हल्कापन उसकी जो खसूसियत है, कांस्टेंट वेट लेट्स सपोज हम ले रहे, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं जी, डेंसिटी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डेंसिटी का। इसकी मैं आपको दूसरे एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके पास बैग है, अगर आप उस बैग को, या 5 kg का वेट है, आप बैग की चलो एग्जांपल ले लें, अगर आप उस बैग को एक उंगली से उठाएंगे ना, बैग का वजन फिक्स्ड है लेट्स सपोज 6 किलो, उस बैग को एक उंगली से उठाएंगे तो वो बैग आपको भारी फील होगा। लेकिन वही बैग अगर आप पूरे हाथ से उठाएंगे, मतलब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वो बैग थोड़ा सा आपको उसका जो वजन है वो हल्का फील होगा, हालांकि वजन वही है, उसका भारीपन कम हो गया। उसी बैग को आप पूरे शोल्डर से उठाते हैं ना, तब उसका वजन बिल्कुल ही कम हो जाता है। बेसिकली उसका वजन ही कम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है वॉल्यूम बढ़ने से। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर लेट्स सपोज हम मैस को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें, और वॉल्यूम को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ रही थी, तो डेंसिटी वॉल्यूम के क्या हो गई, इन्वर्सली। जितना कोई चीज़ ज़्यादा जगह घेरेगी ना, उसका भारीपन उतना कम होगा, यही उसकी डेंसिटी है। अगर कोई चीज़ कम जगह घेर रही है ना तो उसका भारीपन उतना ज़्यादा होगा, ये भी क्या है, डेंसिटी है। अब हम बात करें मैस की, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम क्या रखें, कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर एक ही हाथ है, ये देखें, अगर एक चीज़ का वज़न 5 किलो, दूसरी चीज़ का वज़न 10 किलो, तीसरी चीज़ का वज़न कितना, 15 किलो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ने से 5 किलो वाली चीज़ हल्की, 10 किलो वाली चीज़ उससे ज़्यादा भारी, 15 किलो वाली चीज़ उन दोनों से ज़्यादा भारी फील होगी। मतलब डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम के क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो डेंसिटी कौन सी टर्म हुई, रिलेटिव टर्म, क्योंकि आप इसमें वैल्यू क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। मिसाल के तौर पर ये गैस है आपके पास 5 kg, लिक्विड भी क्या है 5 kg, सॉलिड भी क्या है 5 kg। तो इस 5 kg गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा जगह घेरेंगे तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो ये सॉलिड की निस्बत इसमें स्पेसेस हैं, मतलब सॉलिड की निस्बत लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ज़्यादा वॉल्यूम है तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम होगी, और इसका जो डिस्टेंस है वो गैस के मॉलिक्यूल की निस्बत कम है। इसका मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो गैस की निस्बत ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी ग्रेटर देन गैसेस, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है गैसेस से, उसी लिक्विड की डेंसिटी लेस है सॉलिड से। ये बात समझ आ गई है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है गैस से, लिक्विड की डेंसिटी कम है सॉलिड से। अब इसी तरह गैस की डेंसिटी देख लें, गैस की डेंसिटी लेस है लिक्विड से, गैस की डेंसिटी लेस है सॉलिड से। इस तरह हम सॉलिड की बात कर सकते हैं, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है गैस से। अगर हम खाली बात करें लिक्विड की, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये रिलेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया और ये भी डिस्कस कर लिया। इसी तरह आपको आइडिया भी होगा कि ये डेंसिटी है क्या, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा जी, आपको आइडिया हो गया होगा।
अब आप जानते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान क्या होता है जी, डिस्टेंस होता है। क्या होता है जी, डिस्टेंस होता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इनके गैस के जो मॉलिक्यूल है ना वो मूवमेंट शो करते हैं, रैंडम मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, रैंडम। मिसाल के तौर पर ये कंटेनर है, ये देखें गैस के मॉलिक्यूल है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल कभी इधर आ रहे हैं, कभी इससे टकरा रहे हैं, कभी इससे टकरा रहे हैं, कभी इससे टकरा रहे हैं, ये कभी इससे टकरा रहे हैं, कभी इससे, कभी इससे, तो कभी इससे टकरा रहे हैं। ये जो आपको रैंडम मूवमेंट नज़र आ रहे हैं ये गैस के मॉलिक्यूल की, इस रैंडम मूवमेंट के नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, उसको हम कहेंगे कोलिजन। उसको हम क्या कहेंगे, कोलिजन। इस कोलिजन के नतीजे में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी। जब कोलिजन के नतीजे में किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे, वो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है उस कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम देते हैं, इलास्टिक कोलिजन। अब इसको यूं भी कह सकते हैं जिसमें कोलिजन में नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी, नो लॉस, नो गेन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम मज़ीद इसके अलावा ये जो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है जो मूवमेंट की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसकी रैंडम मूवमेंट बढ़ जाएगी, इसके नतीजे में उनकी काइनेटिक एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल की जो कोलिजन है वो कौन सी है, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा सवाल ये कि गैस के मॉलिक्यूल का डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। गैस मॉलिक्यूल ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम एंड continued collision of गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं, क्योंकि वो हर वक्त मूव कर रहे हैं, मूवमेंट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो उसको नीचे नहीं गिरने देगी, वो हर वक्त किस में रहेंगे, कोलिजन में रहेंगे। इसकी वजह से ग्रेविटी के इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फिर इसके अलावा हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये तो गैस के बारे में हो गया, लिक्विड भी तो मूवमेंट शो करते हैं, उस मूवमेंट को हम देख लेते हैं कौन सी मूवमेंट। लिक्विड की मूवमेंट को कहते हैं जी ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट, ब्रोनियन मूवमेंट क्या है, पहले ये कंसेप्ट था कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है ना वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते, लिक्विड के मॉलिक्यूल कोई मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन बाद में फिर साइंटिस्ट है ब्रोनियन, उसने कहा था लिक्विड के मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करते हैं। इसी मूवमेंट को फिर आगे नाम क्या दे दिया गया, ब्रोनियन मूवमेंट। अगर हम फिर बात करें सॉलिड की, सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते, उनके अंदर जस्ट, अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो उनके अंदर जस्ट कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन, उसके सेंट्रल पार्ट के इर्द मॉलिक्यूल उसके मूव करेंगे। ये लेट्स सपोज सॉलिड है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएगा फिर वापस इधर ही आ जाएगा, ये इधर आएगा वापस इधर, ऊपर भी जाएगा तो वापस इधर, इधर जाएगा तो वापस इधर, यानी वो अपने इर्द गिर्द ही मूवमेंट शो करेगा। इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं जी, वाइब्रेटरी मोशन। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में डिटेल से पता चल गया होगा, और इससे मिलती जुलती जो टर्मिनोलॉजीज थी जिसमें हमने फ्लूइडिटी, डेंसिटी और इसके अलावा जो दूसरी टर्मिनोलॉजीज थी उसको भी हमने समझा। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो अगला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसमें हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।